राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। व्यक्ति और राज्य के संबंधों की व्याख्या प्राचीन काल से राजनीति चिंतन का प्रमुख विषय रही है। विभिन्न विद्वानों ने राज्य और व्यक्ति के संबंधों पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए कि राज्य क्या है, राज्य और व्यक्ति के संबंध कैसे हैं, राज्य और व्यक्ति में सर्वोच्च कौन है, समाज में राज्य की क्या उपयोगिता है, या राज्य और व्यक्ति में कौन साध्य है, कौन साधन है। इन पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। व्यक्ति और राज्य के संबंधों के आधार पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, जैसे राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत या आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य, राज्य का उदारवादी सिद्धांत, राज्य का समुदायवादी सिद्धांत या राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आज इस लेक्चर में मैं बात करूंगा राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में या राज्य के आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में। साथियों, राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत या आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जिसका विकास यूनानी राजनीतिक चिंतन से देखने को मिलता है। यानी आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें हमको प्लेटो और अरस्तू के चिंतन में देखने को मिलती हैं। उसके बाद इमैनुअल कांट, हीगल, फिक्टे और टी.एस. ग्रीन के चिंतन में भी आदर्शवाद के विचार देखने को मिलते हैं। प्लेटो और अरस्तू दोनों ही राज्य को एक समाज की सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था मानते थे। वो कहते थे कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक आदर्श संस्था है, राज्य के अंतर्गत ही मनुष्य और मानवीय समाज का विकास संभव है, राज्य के बाहर मानवीय समाज का या मानवता विकास संभव नहीं है। तो यूनान के बाद में आदर्शवाद की जो दूसरी शाखा है या जो दूसरा चरण है, आप देखते हैं उसका विकास जर्मनी से होता है। कई जर्मन विद्वानों ने, जैसे कि इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक हीगल और जे.जी. फिक्टे ने आदर्शवादी विचार का प्रबल समर्थन किया और उन्होंने राज्य को आदर्श, नैतिक और आध्यात्मिक सत्ता के रूप में, संस्था के रूप में स्वीकार किया। अगर सबसे पहले हम इमैनुअल कांट के बारे में बात करें तो इमैनुअल कांट कहता है कि राज्य एक नैतिक और दोष शून्य संस्था है, एक आदर्श संस्था है, और कहता है कि राज्य उच्चतम नैतिक गुणों को प्रतिनिधित्व करता है। यानी राज्य में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, राज्य किसी प्रकार कोई अत्याचार नहीं करता है। राज्य ही एक ऐसी आदर्श संस्था है जिसके अंतर्गत मानव समाज का, मानवता का या समाज का नैतिक विकास हो सकता है। तो इमैनुअल कांट कहीं ना कहीं राज्य के एक आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि राज्य के अधीन मानव समाज का विकास हो सकता है, राज्य का बाहर मानवता का, मानव समाज का विकास नहीं हो सकता है। यानी राज्य नैतिकता के विकास का एक स्रोत है। और उसके बाद अगर देखते हैं तो फ्रेडरिक हीगल के चिंतन में हमको आदर्शवाद का एक चरम स्वरूप देखने को मिलता है। हीगल कहता है कि राज्य विवेक की साक्षात प्रतिमा है। कहता है कि राज्य में ही सर्वश्रेष्ठ विवेक निहित होता है, इसलिए राज्य की सत्ता को सभी को स्वीकार करना चाहिए। राज्य को किसी भी व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार नहीं है, और वो राज्य की व्याख्या आध्यात्मिक स्वरूप में करता है। वो कहता है कि राज्य स्वयं ईश्वर है। कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यानी जो राज्य है कोई सामान्य संस्था नहीं है। वो कहता है यह स्वयं ईश्वर है। यानी कहता है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। यानी जो ईश्वर है वो स्वयं राज्य है। इसलिए कहता है कि राज्य की आज्ञा, राज्य के आदेशों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति राज्य के आदेशों का, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा और वह सबसे बड़ा पाप होगा। तो आप देखते हैं कि हीगल के चिंतन में राज्य का जो आदर्शवादी सिद्धांत है वो प्रबल रूप से विकसित होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक और जर्मन विचारक है जे.जी. फिक्टे भी राज्य का प्रबल समर्थन करता है और कहता है कि स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे बड़ा मूल्य होता है और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए राज्य आवश्यक है। और कहता है राज्य के बाहर मनुष्य की स्वतंत्रता संभव नहीं है। यानी मानव स्वतंत्रता के लिए, मानवीय विकास के लिए, मानवीय चेतना के लिए राज्य एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। तो आप देखते हैं कि जर्मन विचारकों ने राज्य को एक आदर्शवादी संस्था मान करके, एक शक्तिशाली संस्था मान करके, एक देवत्व की तरह मान करके उसका प्रबल समर्थन किया, उसकी सर्वोच्चता का, उसकी शक्ति का प्रबल समर्थन किया।
उसके बाद देखते हैं तो टी.एस. ग्रीन जो कि एक अंग्रेज राजनीतिक विचारक था, वो भी राज्य का प्रबल समर्थन करता है, एक राज्य की आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थन करता है और कहता है कि राज्य समाज में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यानी राज्य के बिना मानवीय समाज का विकास नहीं हो सकता। मानवीय समाज का विकास अगर करना है तो स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता के लिए अधिकार चाहिए और अधिकार के लिए राज्य अति आवश्यक है। यानी राज्य के बाहर ना तो स्वतंत्रता संभव हो सकती है, ना अधिकार संभव हो सकते हैं और अधिकार और स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी मानवीय समाज विकास नहीं कर सकता। इसलिए टी.एस. ग्रीन भी आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए राज्य की आवश्यकता पर, उसके महत्व पर बल देता है और कहता है कि राज्य समाज में एक सर्वोच्च संस्था है। तो आप देखते हैं कि जो राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत है और राज्य को परम सर्वोच्च मानता है, वो कहता है राज्य कहीं ना कहीं आप देखते हैं नैतिक संस्था है। यानी राज्य के अंतर्गत ही मानव का, मानवीय समाज का पूर्ण विकास हो सकता है। तो अब आइए देखते हैं कि राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को समाज की एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था मानता है, एक शक्तिशाली संस्था मानता है। राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि समाज में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं और उन सभी संस्थाओं में राज्य सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोच्च होती है और शक्तिशाली होती है। यानी राज्य अन्य सभी संस्थाओं को नियंत्रित करती है, उनको कहीं ना कहीं आप देखते हैं आदेशित करती है। राज्य को कोई और नहीं बल्कि राज्य बाकी संस्थाओं को नियंत्रित करती है, उनको आदेशित करती है। यानी बाकी सारी व्यवस्थाएं राज्य के अधीन रहकर कार्य करती हैं। दूसरी विशेषता है राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को एक नैतिक और दोष शून्य संस्था मानता है। यानी जो आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, एक नैतिक संस्था है और राज्य दोष शून्य संस्था, यानी राज्य में किसी प्रकार कोई कमी, कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए वो राज्य को आदर्श संस्था मानता है। कहता है राज्य एक आदर्श संस्था है, एक आइडियल इंस्टीट्यूशन है। फिर आप देखते हैं तो जो आदर्शवादी सिद्धांत है राज्य को एक साध्य मानता है और समाज को या व्यक्ति को एक साधन मानता है। अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि राज्य साध्य है या साधन है। तो राज्य क्या है? एक साध्य है। व्यक्ति क्या है? समाज क्या? एक साधन है। यानी व्यक्ति और समाज को राज्य के लिए बलिदान किया जा सकता है, लेकिन राज्य को व्यक्ति और समाज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता है। यानी व्यक्ति और समाज में राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो राज्य के लिए व्यक्ति है, न कि व्यक्ति के लिए राज्य। इसलिए कहते हैं कि राज्य एक साध्य है, न कि साधन। तो आदर्शवादी क्या मानते हैं कि राज्य एक साध्य है। दूसरा हम सिंपली बात करते हैं तो राज्य का जो आदर्शवादी सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य के अधीन ही मानव का संपूर्ण विकास संभव है। यानी आदर्शवादी विचारक या आदर्शवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके अधीन ही मानवीय समाज का या मानव का पूर्ण विकास संभव है। राज्य के बाहर ना तो मानवता का, ना मानव का, ना मानवीय समाज का पूर्ण विकास हो सकता है। इसलिए राज्य मानवीय समाज के लिए एक आवश्यक संस्था होती है। और अगर बात करते हैं तो जो राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है। जैसे हीगल ने क्या कहा कि राज्य कोई सामान्य संस्था नहीं, राज्य बल्कि ईश्वर अपने आप में ईश्वर का अवतरण है। और कहता है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य को उसने ईश्वर माना और कहा कि जिस तरह ईश्वर की आज्ञा की अवज्ञा हम नहीं कर सकते, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसी प्रकार से राज्य की आज्ञा, राज्य के आदेशों की अवज्ञा या अवहेलना हम नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो एक पाप होगा। इसलिए आप देखते हैं कि जो आदर्शवादी विचारक हैं या आदर्शवादी सिद्धांत है और राज्य को एक आदर्शवादी संस्था मानते हैं, एक आध्यात्मिक संस्था मानते हैं। और अगर देखते हैं तो कुछ और भी विषय, जैसे कि जो राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य एक जीवधारी की तरह से है। यानी ऑर्गेनिक थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि राज्य बिल्कुल वैसे जैसे कि मनुष्य होता है, जैसे मनुष्य एक जीव होता है, उसमें सांसें होती है, उसमें प्राण होता है, बिल्कुल वैसे ही कुछ विचारक हैं जो मानते हैं कि राज्य एक प्रकार से जीवधारी है और राज्य के जैविक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं राज्य एक प्रकार से जीवधारी है, जीवों की भांति मानते हैं। तो ये कुछ आप देखते हैं जो विशेषताएं हैं, ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि राज्य का जो आदर्शवादी सिद्धांत है राज्य को एक आदर्श, नैतिक, सर्वश्रेष्ठ संस्था मान करके मानव समाज से या व्यक्ति से उसको सर्वोच्च मानने की बात करता है, सर्वोच्चता स्थापित करने पर बल देता है। तो आदर्शवादी सिद्धांत कहीं ना कहीं राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे विचारक इसकी आलोचना भी करते हैं।
ऐसा नहीं कि जो राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत है ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो अगर हम आदर्शवादी सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं के बारे बात करें, इसके क्रिटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं कि जो राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को नैतिक संस्था मानता है और क्या कहता है कि ये एक दोष मुक्त या दोष शून्य संस्था है, ये कभी गलती नहीं करता है और नैतिकता के विकास के लिए राज्य आवश्यक है, ऐसा आदर्शवादी सिद्धांत मानता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो मार्क्सवाद है, वो कहता है राज्य नैतिकता के विकास का साधन नहीं बल्कि समाज के मानवता के शोषण का साधन है। राज्य कभी भी नैतिक विकास में योगदान नहीं देता है, बल्कि राज्य का कार्य ही है, राज्य की स्थापना का आधार ही है कमजोर, गरीबों, निर्धनों का शोषण करना। तो क्या कहता है कि राज्य एक शोषण का साधन है। तो मार्क्सवाद आदर्शवादी विचारधारा, आदर्शवादी सिद्धांत का प्रबल विरोध करता, उसकी आलोचना करता है। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं जो उदारवादी विचारधारा है या उदारवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य एक साधन है जिसका विकास, जिसकी स्थापना मानव समाज ने अपने हित के लिए या मानवता कल्याण के लिए किया है। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं आदर्शवादी विचारधारा क्या कहती है या आदर्शवादी सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य एक साध्य है, जबकि उदारवाद मानता है कि राज्य साध्य नहीं बल्कि एक साधन है मानवता कल्याण के लिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं उदारवाद भी राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना करता है। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि जो राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत है वो राज्य की निरंकुशता को बढ़ावा देता है, यानी राज्य को एब्सोल्यूट पावर देता है, निरंकुशता प्रदान करता है। और निरंकुश राज्य, निरंकुश व्यवस्था, निरंकुश सत्ता किसी भी समाज के लिए कल्याणकारी या हितैषी नहीं हो सकती है। तो ये कुछ कमियां हैं आप देखते हैं आदर्शवाद में, जो कि राज्य को निरंकुशता प्रदान करते हैं